हेलो एवरीवन। आज हम इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज़ प्रॉब्लम ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट इन कमर्शियल बैंकिंग। तो कमर्शियल बैंक्स के अंदर जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, इसकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हम देख सकते हैं। तो इस ऑडियो वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होती हैं। तो अदरवाइज़ अगर हम बात करें तो कमर्शियल बैंकिंग का जो बेसिक मोटिव होता है वो प्रॉफिट को जनरेट करना होता है, जिससे इकोनॉमी ग्रो कर सके। और बैंक्स करते क्या है, मतलब बैंक के लिए रिक्वायर्ड होता है कि वो अपनी एसेट में जो उनकी लिक्विडिटी है और जो प्रॉफिटेबिलिटी है, दोनों के बीच में एक बैलेंस हमेशा मेंटेन करके रखे। तो बैंक करते क्या हैं, बैंक प्रॉफिट को अर्न, प्रॉफिटेबिलिटी की यहाँ पर बात हो रही है, तो प्रॉफिट को अर्न कैसे कर सकते हैं। बैंक प्रॉफिट को अर्न करने के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं, जिसके ऊपर उनको इनकम जनरेट होती हैं। लेकिन बैंक को करना क्या होता है, इसके साथ साथ लिक्विडिटी को भी मेंटेन करके रखना होता है ताकि उनको कैश की शॉर्टेज ना हो। तो बैंक्स की बहुत सारी एसेट हो सकती हैं बैंकिंग सिस्टम में, जिससे कई बार बैंक को इनकम जनरेट ही नहीं होती हैं। तो एसेट का मतलब यहाँ पर क्या है, जो मनी बैंक ने एज ए लोन दिया है, एज एन एडवांस दिया है, तो वो बैंक के लिए एसेट बन जाती हैं। तो बहुत सारी एसेट होती हैं ऐसी जिनके ऊपर इनकम जनरेट होनी बंद हो जाती हैं। और अगर किसी एसेट के ऊपर इनकम जनरेट होनी बंद हो जाती हैं तो उस एसेट को हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं। जैसे कई बार जो भी हमें लोन की फॉर्म में अमाउंट रिसीव होना था, ओवरड्राफ्ट था या कैश क्रेडिट वगैरह थे, अगर वो अनपेड रहते हैं या ओवर ड्यू रहते हैं, या अगर कॉरपोरेट के डिबेंचर हैं या बॉन्ड वगैरह हैं, तो अगर वो भी अगर वो उनके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता है, मतलब उनके ऊपर अगर हमें इनकम जनरेट नहीं होती हैं, तो वो भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट की कैटेगरी में आ जाती हैं, अगर इंटरेस्ट जो है वो हमें रेगुलर बेसिस पर नहीं मिलता है। तो एक ऐसी एसेट जिसके ऊपर इनकम जनरेट होनी बंद हो जाती है, रिटर्न जनरेट होना बंद हो जाता है बैंक के लिए, तो उस एसेट को हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं। अगर बैंक ने किसी को एडवांस दिया था और वो एडवांस इरिकवरेबल हो जाता है, तो ये जो एडवांस होता है इसको क्या बोला जाता है, ये होती हैं एनपीए एसेट। तो आरबीआई के अकॉर्डिंगली अगर एडवांस के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो ओवरड्यू रहता है और एक फिक्स्ड ड्यूरेशन के लिए वो अनपेड रहता है, तो इस एसेट को नॉन परफॉर्मिंग एसेट की कैटेगरी में लिया जा सकता है। तो 1 जुलाई 2011 से आरबीआई ने किन एसेट को एनपीए माना है। तो अगर किसी एसेट के ऊपर जो अमाउंट है, इंटरेस्ट है या प्रिंसिपल की जो इंस्टॉलमेंट वगैरह है, वो 90 डेज से ज़्यादा के लिए ड्यू रहती है, तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट की कैटेगरी में आ जाता है। अगर ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट जो है वो भी 90 डेज से ज़्यादा के लिए ड्यू रहते हैं, तो वो भी एनपीए की कैटेगरी में आएगा। अगर बिल है जो ओवरड्यू है, मतलब बिल परचेज था, डिस्काउंट करवा लिया था लेकिन उसकी पेमेंट नहीं हुई है मोर देन 90 डेज, तो वो भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट आता है बाकी और कोई ऐसा अकाउंट जिसके ऊपर जो अमाउंट है वो 90 डेज से ज़्यादा के लिए ड्यू रहती है, तो वो भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट की कैटेगरी में आता है। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट का जो मीनिंग है आपको समझ में आ गया होगा। तो एनपीए, इनको हम एनपीए बोलते हैं। एनपीए की जो फुल फॉर्म होती है दैट इज़ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो एनपीए इज़ नथिंग but the loan that are being given by the Indian banks and other operating financial institutions whose interest as well as principal amount have been in a state of overdue status for a fairly long time। कि जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने लोन प्रोवाइड किया है, अगर उनके ऊपर जो पेमेंट हमें रिसीव होनी है वो ओवरड्यू रहती है, पेमेंट रिसीव नहीं होती हैं, तो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, तो उसको हम एनपीए में लेते हैं। यहाँ पर लॉन्ग ड्यूरेशन का मतलब क्या है, when we talk about a long time it is 90 days or more than 90 days। Similar to any other business, the banks also should be profitable, but एनपीए eats up a large portion of the bank's margin। एनपीए करती क्या है, बैंक के मार्जिन का बहुत सारा जो पार्ट है वो उनमें रिजर्व हो जाता है, उनमें बॉन्ड हो जाता है और बैंक प्रॉफिट को जनरेट नहीं कर पाते हैं। तो नेक्स्ट है कि एनपीए को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं।
तो एनपीओ को समझने के लिए एक एनपीए के क्लासिफिकेशन नहीं है ये, हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं बैंक की एसेट्स का। तो आरबीआई ने एसेट के क्लासिफिकेशन के लिए एसेट को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो सबसे पहली जो कैटेगरी है दैट इज़ स्टैंडर्ड एसेट, फिर आती हैं सब स्टैंडर्ड एसेट, और नेक्स्ट आती हैं डाउटफुल एसेट्स, और उसके बाद आती हैं लॉस एसेट। तो हम सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड एसेट की। तो स्टैंडर्ड एसेट क्या होती हैं? ये वो एसेट होती हैं जिनके ऊपर बैंक मतलब नॉर्मल रिस्क से ज़्यादा कभी भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई है, जिनके ऊपर प्रिंसिपल और जो इंटरेस्ट वगैरह है वो रेगुलर बेसिस पर रिसीव हो रहा है, जो कभी भी एनपीए की कैटेगरी में नहीं आई हैं। तो इन एसेट को क्या बोला जाता है? स्टैंडर्ड एसेट। और इन एसेट को परफॉर्मिंग एसेट भी बोलते हैं। स्टैंडर्ड एसेट या इनको क्या बोला जाता है? दीज आर नोन एज परफॉर्मिंग एसेट। तो सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड एसेट की बात की है, तो ये परफॉर्मिंग एसेट होती हैं। फिर आती है हमारी सब स्टैंडर्ड एसेट। तो सब स्टैंडर्ड एसेट क्या होती हैं? अगर ऐसी एसेट हैं जिनको एनपीए की कैटेगरी में लिया गया है लेकिन सिर्फ लेस देन 12 मंथ के लिए, 12 महीने से ज़्यादा वो कभी भी एनपीए नहीं रही हैं, तो इन एसेट को क्या बोला जाएगा? सब स्टैंडर्ड एसेट। मतलब इनमें ये इसमें जो क्रेडिट जो वर्दीनेस होती है वो वीक होती हैं, और उसमें कुछ पॉसिबिलिटी होती है लॉस की, लेकिन जो भी मतलब उनको कुछ पॉसिबिलिटी रहती है, ज़्यादा नहीं रहती, ज़्यादा इस पैसे के डूबने का डर नहीं होता है। तो इन एसेट को बोला जाता है सब स्टैंडर्ड एसेट। नेक्स्ट आती है डाउटफुल एसेट। तो डाउटफुल एसेट्स क्या होती हैं कि अगर ऐसी एसेट हैं जो एनपीए रही हैं मोर देन 12 मंथ, ठीक है, और जिनकी रिकवरी होना बहुत ज़्यादा डाउटफुल है। अगर हम आज की डेट में चेक कर रहे हैं, जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है, जो फैक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है, जो कंडीशंस हमारे पास अवेलेबल है, तो उसके बेस पर हम कह सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर लोन या एडवांस जो बैंक ने प्रोवाइड किया है ये डाउटफुल हो सकता है। लास्ट आती हैं लॉस एसेट। तो लॉस एसेट क्या होती हैं? ये वो एसेट होती हैं जहाँ पर मतलब बैंक ने लॉस को आइडेंटिफाई कर लिया है लेकिन उस अमाउंट को अभी तक राइट ऑफ नहीं किया है, या तो पूरी तरह से और या फिर पार्शियल। तो इसके अंदर हम एनपीए को इंक्लूड करते हैं। तो ये हो क्या क्या सकते हैं? जैसे बोरोवर इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, बोरोवर ट्रेसेबल नहीं है, हमें पता ही नहीं कि वो बोरोवर हैं कहाँ पर, या जो लोन था वो फिक्टिशियस था, बेनामी लोन था, लोन जो ड्यू है, जो लिक्विडेटेड सोसाइटीज़ हैं जो ऑलरेडी लिक्विडेट हो चुकी हैं, उनसे लोन हमें रिकवर नहीं हो पाएगा। एंड लोन लाइबिलिटी जो है वो डिस्प्यूटेड है, कि लोन की जो लाइबिलिटी है हमारे और डेटर के बीच में, जो लोन की लाइबिलिटी है वो डिस्प्यूट में चल रही हैं। तो उस केस में भी क्या होता है कि हम लोन को रिकवर नहीं कर पाते हैं और ये लॉस एसेट की कैटेगरी में चला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है नॉर्म्स फॉर प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स ऑन लोन्स एंड एडवांसेस। कि जो पैसा हमारा डूबने वाला है या डूब चुका है, डूबने वाला है, तो उसके ऊपर हमें करना क्या होता है? उनके लिए हमें डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविज़न क्रिएट करना होता है। तो किन एसेट के लिए कितना प्रोविज़न क्रिएट किया जाएगा वो डिपेंड करता है कि उनकी नेचर कैसी हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले स्टैंडर्ड एसेट के लिए। तो स्टैंडर्ड एसेट कौन सी होती हैं? जो कभी भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट की कैटेगरी में नहीं आई हैं, उनको हम स्टैंडर्ड एसेट या परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं। तो बैंक को फिर भी बैंक पहले ऐसा नहीं था कि स्टैंडर्ड एसेट के ऊपर कोई प्रोविज़न क्रिएट करना होता था, बट अब हर बैंक के लिए मैंडेटरी हो चुका है कि वो स्टैंडर्ड एसेट के लिए प्रोविज़न क्रिएट करे। और ये जो प्रोविज़न होता है लोन्स एंड एडवांसेस का 0.40% क्रिएट करना होता है। तो स्टैंडर्ड एसेट मतलब नॉर्मली कितना होगा? लोन और एडवांस का 0.40% वो प्रोविज़न क्रिएट करना होगा। लेकिन अगर एडवांस एग्रीकल्चरल सेक्टर को या जो स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस को प्रोवाइड किया गया है, तो उस केस में जो ये हो सकता है मतलब जो प्रोविज़न क्रिएट किया जाएगा वो 0.25% का होगा। तो स्टैंडर्ड एसेट की जो रेट है दैट इज़ 0.40% हो सकती है या 0.25% हो सकती हैं। अगर कमर्शियल रियल एस्टेट को प्रोवाइड किया गया है लोन, तो उस केस में 1% होता है। नेक्स्ट आती हैं सब स्टैंडर्ड एसेट।
तो इसमें ये वो एसेट है जो 12 महीने उससे कम टाइम के लिए एनपीए की कैटेगरी में रही हैं। ये एसेट फिर भी सिक्योर्ड होती हैं, तो इनके ऊपर जो प्रोविज़न अगर ये सिक्योर्ड है, तो प्रोविज़न 15% का क्रिएट किया जाएगा। अगर तो सिक्योर्ड है तो 15% का क्रिएट किया जाएगा। लेकिन अगर ये अनसिक्योर्ड है, तो उस केस में 25% का जो प्रोविज़न है वो हमें क्रिएट करना होगा। ठीक है, अगर सिक्योर्ड है तो 15% का प्रोविज़न क्रिएट होगा, और अगर अनसिक्योर्ड है तो उस केस में 25% का प्रोविज़न क्रिएट करना होता है। नेक्स्ट आती है डाउटफुल एसेट। डाउटफुल एसेट वो आती हैं जो एनपीए की कैटेगरी में रही हैं मोर देन 12 मंथ के लिए। तो इसमें अगर तो ये अनसिक्योर्ड है, तो उस केस में जो प्रोविज़न क्रिएट करना पड़ेगा वो 100% होगा, और अगर ये सिक्योर्ड है तो उस केस में दो कंडीशन हो सकती है, 25% या 40% की। अब 20%, 25% किस में एप्लीकेबल होगा? देखो, अगर तो डाउटफुल एसेट सिक्योर्ड है, तो फर्स्ट ईयर में जो प्रोविज़न क्रिएट किया जाएगा वो 25% का होगा। लेकिन अगर यही एसेट हमारी आउटस्टैंडिंग रहती है 1 साल से ज़्यादा के लिए और अप टू 3 ईयर, तो जो प्रोविज़न मेंटेन करेंगे हम 40 ईयर्स का प्रोविज़न क्रिएट करेंगे। लेकिन अगर ये एसेट 3 साल से भी ज़्यादा के लिए डाउटफुल हो जाती हैं, तो जो प्रोविज़न क्रिएट किया जाता है वो 100% का प्रोविज़न बन जाता है। अगर ये 3 साल से भी ज़्यादा के लिए डाउटफुल हो जाती हैं तो 100% का प्रोविज़न क्रिएट किया जाएगा। और लास्ट आती हैं लॉस एसेट। तो लॉस एसेट, क्योंकि ये तो प्रॉपरली लॉस्ट हो चुकी हैं, तो इनके ऊपर जो बैड डेट्स का प्रोविज़न हम मेंटेन करते हैं, तो वो कितना होता है? पूरा का पूरा 100% का हमें प्रोविज़न क्रिएट करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज़ कॉजेज़ ऑफ एमर्जेंस ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट बेसिकली अराइज क्यों होती हैं? क्या रीज़न ऐसे होते हैं कि हमने किसी को लोन दिया है, बैंक ने लोन प्रोवाइड किया है और वो रिकवर ही नहीं हो पाता, तो उसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं? तो फर्स्ट वन इज़, पहला जो रीज़न है, मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। कि अगर बोरोवर को हमने जिस पर्पज़ के लिए लोन प्रोवाइड किया था वो उस पर्पज़ के लिए उसका यूज़ नहीं किया जाता, रादर किसी और पर्पज़ के लिए किया जाता है, तो उस केस में वो फंड को रीपे नहीं कर पाता है। जैसे अगर हमने किसी फार्मर को कुछ एग्रीकल्चर के पर्पज़ से लोन दिया था, लेकिन उसने इस पैसे का यूज़ अपने घर में कर लिया, घर को कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए कर लिया, किसी फंक्शन के लिए कर लिया, तो फार्मर उस लोन को रीपे नहीं कर पाता है। सेकंड आता है नो प्रॉपर फॉलोअप एक्शन। कि अगर बैंक के पार्ट पर बैंक की अथॉरिटीज़ ने कोई भी फॉलोअप एक्शन नहीं लिया है, जिस पर्पज़ के लिए एडवांस दिया गया था उसको चेक नहीं किया है, कि बोरोवर से कोई सर्टिफिकेट नहीं लिया है कि जो अमाउंट है वो प्रॉपरली उसी प्रोजेक्ट के लिए यूज़ किया जाएगा जिसके लिए लोन लिया जा रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि जो अथॉरिटीज़ है वो तो कभी बॉदर ही नहीं करती हैं, मतलब वेरिफिकेशन के लिए कोई बॉदर नहीं करती है, तो जो लोन के फॉर्म में अमाउंट प्रोवाइड किया गया है वो क्या बन जाता है? एनपीए की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं इंटेंशनल डिफ़ॉल्टर। कुछ ऐसे प्रोफेशनल बोरोवर होते हैं, मतलब वो क्या करते हैं, वो एक बैंक के ऑफिसर्स के साथ एक इक्विटी सी बना के रखते हैं, इक्वेशन सी बना के रखते हैं, मतलब किसी भी तरह से वो लोन ले लेते हैं बाय हुक और बाय क्रुक। वो झूठी डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाते हैं, लोन एडवांस के लिए अप्लाई करते हैं और वो लोन को लेने में सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। तो ये जो जानबूझकर ऐसे डिफ़ॉल्टर होते हैं तो उनसे भी लोन की रिकवरी करना पॉसिबल नहीं होता। नेक्स्ट आती है नेचुरल कॉजेज़ एंड क्लैमिटीज़। कई बार कुछ नेचुरल कॉजेज़ या क्लैमिटीज़ भी हो सकती हैं जो एनपीए के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे अगर एक पर्सन ने फार्मर है और उसने मनी बोरो किया था सीड या फर्टिलाइज़र को परचेज़ करने के लिए, लेकिन सूखा होने की वजह से क्रॉप अच्छी नहीं हो पाई है, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है, इससे पूरी जो क्रॉप है उसकी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो उस केस में क्या होगा कि बैंक को वो अमाउंट रिकवर नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट आता है सोशल ऑब्लिगेशन। बैंक्स को कई बार प्रायोरिटी सेक्टर को लोन प्रोवाइड करना पड़ता है क्योंकि गवर्नमेंट्स की ऐसी गाइडलाइंस होती हैं, तो सोशल ऑब्जेक्टिव को मीट आउट करने के लिए बैंक लोन प्रोवाइड करता है जो लेसर सिक्योरिटी के बेस पर वो दिए जाते हैं, और ये लोन्स जो होते हैं वो इरिकवरेबल बन जाती हैं। प्रेशर ऑन बैंक मैनेजर्स।
कई बार क्या होता है कि बैंक्स जो मैनेजर्स होते हैं उनको पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से लोन देना पड़ता है, और उन लोगों को देना पड़ता है जिनकी लोन की रिपेइंग कैपेसिटी अच्छी नहीं होती हैं। कई बार सीनियर्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है कि वो लोन प्रोवाइड करें, लेकिन कई बार मैनेजर्स को पता भी होता है कि इस अमाउंट को रिकवर करना पॉसिबल नहीं होगा, फिर भी फोर्सफुली उनको वो लोन देना ही पड़ता है। नेक्स्ट आता है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन। तो कई बार जो लोन होते हैं उनके अगेंस्ट प्रॉपर सिक्योरिटी भी अवेलेबल नहीं होती हैं, तो प्रॉपर सिक्योरिटी के अवेलेबल ना होने की वजह से ये जो लोन्स होते हैं बहुत ज़्यादा उनको रिकवर करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस तरह से जो लोन है मतलब उनको बैंक प्रोवाइड तो करता है, लेकिन उनको कई बार वो रिकवर नहीं कर पाता। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिनकी वजह से लोन दे तो दिया जाता है लेकिन रिकवरी करना पॉसिबल नहीं होता, और ये जो एसेट होते हैं वो धीरे धीरे नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इस टॉपिक के अंदर मैंने आपको एनपीए एनपीए की काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई हैं। आपको शायद ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, तो कुछ कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हुई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।